नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में जानेंगे। जैसे आर्टिकल 29 और कौन सा है आर्टिकल 30। क्या बात करता है बेसिकली? अगर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, दीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये जो लिंग्विस्टिक यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, जो हमारे देश में अलग अलग भाषा है और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो माइनॉरिटी में है, उनका जो एक तरीके से राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये। और इसके प्रोटेक्शन के लिए ही आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। बेसिकली माइनॉरिटी केवल रिलीजियस यानी कि रिलीजन के बेसिस पे नहीं होते हैं, पर माइनॉरिटी कुछ जैसे भाषा के आधार पे हो सकते हैं, कल्चर स्क्रिप्ट के आधार पे हो सकते हैं। ओके, सो वही चीज़ बात करता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बेसिकली एज वी नो दैट कि फंडामेंटल राइट्स इंटेंड्स करता है और प्रिजर्व भी करता है कल्चर ऑफ माइनॉरिटी को। ओके, जो भी कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, जो भी इंडिया में रह रहे डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट भाषा बोलने वाले, कुछ भाषा ऐसा है जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं, तो उसको भी प्रिजर्व करके रखना है। कुछ रिलीजियस ग्रुप है जो कि माइनॉरिटी में है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सबको अपना अधिकार मिला है, तो किसी का एक माइनॉरिटी होने की वजह से उसको समाज से यानी सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके सोसाइटी में। दैट्स इट। ओके, एज बी नो इंडियन सोसाइटी एक तरीके से हेट्रोजेनियस है, डाइवर्स कल्चर है। सो हमारा पहचान ही है डाइवर्स कल्चर से। ओके, सो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या कहता है? दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इंडिया। देखिए, ये सिटीजन्स के पास होता है, रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ओके, कि हमारे देश में अलग भाषा बोलने वाले, अलग लिपि, अलग अलग सभ्यता के लोग रहते हैं, जिसका कल्चर ही बहुत डाइवर्स है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 यह कहता है, समझ गए? और अगर 29 क्लॉज 2 की बात करें, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय इट और दोज that received aid from it to any person based on race, religion, caste, language or any of them. Okay, यानी कि हमें रेस यानी कलर ऑफ स्किन के वजह से, या किसी के धर्म के वजह से, किसी के जाति की वजह से, भाषा के आधार पे, अगर वो कहीं से ही बिलोंग करता है भारत में, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसका कलर ऑफ स्किन गोरा हो, काला हो, कोई भी हो सकता है, उसको इस आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। सो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग, मतलब जो कि संचालित किया जाता है राज्यों के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा, या फिर रिसीविंग जो जिसको एड मिलता है राज्यों के द्वारा। तो ऐसे ही कोई संचालित संस्था जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूशंस है, नॉट इंस्टीट्यूट, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बात करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि ये माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। हो सकता है वो किसी भाषा के आधार पे हो, या फिर पार्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर हो, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहा है, या फिर हो सकता है किसी पार्टिकुलर रिलीजन है माइनॉरिटी में, उसका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहा है। दैट इज़ मैटर ऑफ पॉइंट, वो उन पे डिपेंड करता है। सो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या बात करता है? ऑल रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जैसे कि मैंने बात किया अभी, हैव द राइट टू एस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब अपना एक तरीके भाषा के आधार पे भी बना सकते कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी कह लो, या फिर अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनका एक राइट बनता है। एंड इसमें 30
1A भी ऐड किया गया था। इसमें क्या कहा गया था वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करना चाह रही है तो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट उसे इंश्योर करे कि जो अमाउंट फिक्स है कानून के द्वारा, कानून के अंदर उतना ही उसको मिले, ना कि 30 क्लॉज 1 का वायलेशन हो कि उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का ये राइट होता है, अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अगर एक्वायर करना चाहती है तो उसको उतना ही कंपनसेशन में जितना कि मार्केट वैल्यू है, जितना कि होना चाहिए एटलीस्ट, कि 30 क्लॉज 1 का वायलेशन ना हो जाए। नाउ कम टू 30 क्लॉज 2। 30 क्लॉज 2 क्या बात करता है? द स्टेट शैल नॉट व्हेन गारंटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी educational institutions on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or language। देखिए, जो माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है ना, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो या फिर लैंग्वेज के बेस पे हो, भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे हो सकता है, तो गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि सबके लिए इक्वल वो एक तरीके से एड प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि जो माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें एड को कम प्रोवाइड करिए, तो सबको बराबर एड देना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटीज़ और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो आई थिंक आर्टिकल 30 और 29 क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।